हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वका समनचांग। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। लेक्चर सीरीज़ नंबर 11 है और टॉपिक है हमारा स्टेट जुरिस्डिक्शन। तो स्टेट जुरिस्डिक्शन में हम जिक्र करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन, बेसिस ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। नंबर 3 पे है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन और नंबर 4 पे है टाइप्स ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। नंबर 5 पे है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। तो इन पांचों का जिक्र करेंगे हम। अभी आते हैं नंबर 1 पे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। द पावर ऑफ स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ टू गवर्न द पर्सन प्रॉपर्टी बाय इट्स म्यूनिसिपल लॉ। तो स्टेट उस पावर है स्टेट को उसकी जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर टू गवर्न पर्सन प्रॉपर्टी बाय इट्स म्यूनिसिपल लॉ, उसकी प्रॉपर्टी और पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाए जैसे उसका म्यूनिसिपल लॉ में दिया गया है। इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ स्टेट ओवर पर्सन इस person, property and events which are primarily within its territory, its land, its national airs, space and its internal and territorial waters। तो उस स्टेट को अथॉरिटी है उस पर्सन के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो इसकी टेरिटरी में दिए गए हैं, उस स्टेट की जो टेरिटरी के अंदर आती हैं। तो टेरिटरी में आती हैं, इट्स लैंड आ जाती है उसकी, और उसकी नेशनल एयर स्पेस आ जाती है। जैसे कि एयर स्पेस हम एयर जुरिस्डिक्शन में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और एंड इट्स इंटरनल एंड टेरिटोरियल वाटर्स, तो वाटर जुरिस्डिक्शन भी होता है, मतलब कि जो समंदर है वो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, आपका जो कंट्री की जुरिस्डिक्शन है यहाँ तक है, ठीक है। तो उस वाटर की भी जुरिस्डिक्शन होती है उससे इंटरनेशनल लॉ के अंदर, मतलब के। तो इट मे बी एक्सरसाइज थ्रू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड और जुडिशल एक्शन। तो उसको जो एक्सरसाइज किया जाता है वो लेजिस्लेटिव तरीके से, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल एक्शन के तरीके से उसको एक्सरसाइज किया जाता है। नंबर 2 पे आते हैं हम, बेसिस ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। नंबर 1, इट इज़ द सॉवरेनिटी दैट रिजल्ट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। तो ये एक सॉवरेनिटी है जिसके रिजल्ट में आपको मिलती है अथॉरिटी ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। मतलब कि अगर आपकी स्टेट ने क्या किया है, रिकग्नाइज हो गई है आपकी स्टेट, सॉवरेनिटी उसने अख्तियार करी है, तो उसको अथॉरिटी है उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर। अल्टीमेट होल्ड्स व्यू पॉइंट जस्टिफिकेशन फॉर हैविंग स्टेट जुरिस्डिक्शन। अगर उसको कोई व्यू पॉइंट है तो उसको भी स्टेट को भी अपनी जुरिस्डिक्शन होगी, ठीक है। द डिग्निटी ऑफ द स्टेट इज व्हाट द पावर ऑफ सॉवरेनिटी, विद द पावर ऑफ सॉवरेनिटी। तो जो डिग्निटी, उस जो पावर ऑफ सॉवरेनिटी है वो अगर किसी भी कंट्री को पावर ऑफ सॉवरेनिटी है, मतलब कि वो सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन स्टेट है, उसने वो रिकग्नाइज हो गई है स्टेट, ठीक है। तो स्टेट्स ने उनको तस्लीम कर दिया है, तो वो भी पावर ऑफ सॉवरेनिटी अगर उसको आ गई है तो उस पावर ऑफ सॉवरेनिटी के ज़रिए उसके साथ ही उसको डिग्निटी ऑफ स्टेट मिलेगी। नंबर 3 पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन में हम पढ़ेंगे कि इसकी जो सिविल एंड क्रिमिनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो सिविल एंड क्रिमिनल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ने से पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिविल और क्रिमिनल क्लासिफिकेशन है, तो हम सिविल और क्रिमिनल क्लासिफिकेशन में हम आपके जो सिविल केसेस है वो सिविल क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे और क्रिमिनल केसेस जो हैं वो क्रिमिनल क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। तो आइए नंबर 1 पे हम चलते, नंबर 3 पे हम चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो नंबर 1 पे आया सिविल स्टेट सिविल लॉज शुड बी अप्लाइड इन केसेस ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स। तो सिविल डिस्प्यूट्स पे अप्लाई होते हैं स्टेट के जो सिविल लॉज होते हैं, मतलब कि सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि अगर डाइवोर्स हो गया वो भी सिविल डिस्प्यूट है, ठीक है। अगर आपकी किसी भी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पे जो झगड़ा चल रहा है वो भी आप सिविल में जाएंगे तो ये भी सिविल केस है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स लॉज रिजल्ट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अगर किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में उसकी स्टेट के जो लॉज हैं उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो रिज़ल्ट आएगा इंटरनेशनल लॉ में, मतलब कि वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, ठीक है। तो दो लॉज आए, ठीक है। तो दो कंट्री है, दो कंट्री के दो लॉज, ठीक, उनके बीच में अगर कोई तजाद पैदा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो वो आएगा
प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि हर कंट्री का अपना लॉ होता है, उस लॉ को हम बोलते हैं प्राइवेट लॉ। ठीक है, तो क्रिमिनल पे आते हैं हम। एनी क्रिमिनल एक्ट्स अकर्ड इन स्टेट टेरिटरी, अगर किसी भी आपकी स्टेट टेरिटरी के अंदर कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट आता है, जैसे कि 302 अगर कत्ल हो गया, ठीक है, तो उस पे हम क्या करेंगे, वो क्रिमिनल लॉ अप्लाई करेंगे। स्टेट शुड हैव जुरिस्डिक्शन, तो उसके ऊपर उस स्टेट की जुरिस्डिक्शन है, तो उस कोर्ट के ज़रिए उसके की मतलब के जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूटिव किया जाएगा, लेजिस्लेशन की जाएगी और जो जुडिशरी उस पर अमल करवाएगी, एग्जीक्यूटिव अमल करवाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही तरीके से क्रिमिनल केस पे हम आते हैं कि क्रिमिनल केस कौन से, मतलब के जो अगवा हो गया और 302 है, मर्डर का केस है, तो ये क्रिमिनल केसेस में आ जाते हैं जिन पे FIR लॉन्च होती है। ठीक है, तो नंबर 4 पे आते हैं हम, टाइप्स ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। नंबर 1 पे है लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन, एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन एंड जुडिशियल जुरिस्डिक्शन। तो नंबर 1 पे आते हैं हम, लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन। लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन इज़ द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू प्रिस्क्राइब रूल्स ऑफ लॉ। तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन है वो है कैपेसिटी ऑफ स्टेट प्रिस्क्राइब रूल्स ऑफ लॉ, तो उन रूल्स ऑफ लॉ को प्रिस्क्राइब करे वो कैपेसिटी ऑफ स्टेट है। मतलब कि लेजिस्लेशन हम आप पढ़ के आए हैं इसमें इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस में लेजिस्लेशन का मतलब होता है, लेजिस्लेट मीन्स लॉ और लेशन मीन्स टू मेक द लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। तो हम लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन पे आ रहे हैं जहाँ पे लॉ बनते हैं। लेजिस्लेशन क्या करता है, लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन मतलब कि आपकी स्टेट की जो जुरिस्डिक्शन है, आप जो मर्जी आपकी करे वो आप लॉ बनाएं। द पावर टू लेजिस्लेट, ठीक है, ए स्टेट हैज सुप्रीमेसी टू मेक बाइंडिंग लॉज विद इट्स टेरिटरी। तो स्टेट को उसको सुप्रीमेसी है, उसको अख्तियार है, ठीक है, कि वो अपने लॉ बनाए और उन पे जो अपनी टेरिटरी के जो पर्सन हैं या कोई भी टेरिटरी पे अप्लाई करे, ठीक है, उन पे अप्लाई करे लॉ बना के। लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाएंगे। ठीक है, तो लॉ बनाने वाले अमल को हम बोलेंगे लेजिस्लेशन। द लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट विद इन इट्स टेरिटरी। तो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है वो उसकी टेरिटरी के अंदर इज़ वेल इस्टेब्लिश इन इंटरनेशनल लॉ, तो वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर वेल इस्टेब्लिश है। हाउएवर दिस सुप्रीमेसी में बी चैलेंज इन केस देयर ए स्टेट एडॉप्ट्स लॉ द कंट्रोवर्सी टू रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सुप्रीमेसी को चैलेंज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं उनको क्या किया जाए, उनमें कंट्रोवर्सी आ जाए। मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के रूल्स बोलते हैं एक बात और वो स्टेट अपनी बात बोले तो उसमें कंट्रोवर्सी आ जाती है। इन सच केस ए स्टेट विल बी लाइबल फॉर द ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऐसे किसी केस में मतलब कि ऐसे केस में स्टेट लाइबल होगी फॉर द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, उस इंटरनेशनल लॉ को क्या उसने जो ब्रीच किया तो उसके लिए लाइबल होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका जो मिसाल है, एक्सेप्ट दैट ए स्टेट में लेवी टैक्स अगेंस्ट पर्सन नॉट विद इन द टेरिटरी एज लॉन्ग एज देयर इज़ ए रियल थिंक बिटवीन द स्टेट एंड द प्रपोज्ड टैक्स पेयर वेदर इट इज़ नेशनलिटी और डोमिसाइल। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई भी टैक्स पेयर है, ठीक है, वो वहाँ का नहीं है रिहायशी, उसकी जो नेशनलिटी है या डोमिसाइल वहाँ की नहीं है, तो वहाँ पे स्टेट क्या कर रही है, उससे टैक्स ले रही है, तो वो भी ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, क्योंकि आप इसकी किसी और नेशनलिटी से आप टैक्स नहीं ले सकते। नंबर 2 पे आते हैं, एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन। एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन इज द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू एक्ट एंड टू एनफोर्स इट लॉज विद इन इट्स टेरिटरी। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब ही होता है टू एनफोर्स लॉज। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि आप जो एग्जीक्यूट करें लॉ वो अपनी जुरिस्डिक्शन में करें, अपनी टेरिटरी के अंदर ही करें। जनरली सिंस स्टेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड पॉसेस टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। अगर किसी स्टेट ने इंडिपेंडेंट मतलब कि कायम कर ली है, वो इंडिपेंडेंट हो गई है, ठीक है, और पॉसेस कर लिया उसने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, दे हैव नो अथॉरिटी
टू कैरी आउट देयर फंक्शंस ऑन फॉरेन टेरिटरी। तो वो उसको कोई भी ऐसा मतलब कि उसको अख्तियार नहीं है कि वो किसी और फॉरेन जो टेरिटरी है उसके जो फंक्शंस में वो फंक्शन कैरी आउट करे। मतलब कि आप किसी और की जो अथॉरिटी है जैसे कि फॉरेन टेरिटरी है वहाँ पे आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते अपने जो लॉज हैं, ठीक है। दे हैव नो अथॉरिटी टू कैरी आउट देयर फंक्शन ऑन फॉरेन टेरिटरी। तो वो अपने फंक्शन फॉरेन टेरिटरी पे अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। नो स्टेट हैव द अथॉरिटी टू इन्फ्रिंज द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ एन अदर स्टेट। तो किसी भी स्टेट को ये अख्तियार नहीं है कि वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी किसी भी अदर स्टेट की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज करे, मन से वहाँ से मतलब कि उसकी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है वो उससे छीन ले। तो किसी भी स्टेट को इसका हक नहीं है। इन दिस सेंस, इसी सेंस में हम बोलेंगे ए स्टेट कैन नॉट इन्फोर्स इट्स लॉ अपॉन फॉरेन टेरिटरी without the consent of the host state, otherwise it will be liable to breach of international law। तो इन सेंस में हम बोलें कि किसी भी स्टेट को ये हक नहीं है कि अपने लॉज किसी फॉरेन टेरिटरी में अप्लाई करे, उसकी होस्ट स्टेट की मतलब कि किसी और स्टेट की मतलब कि जहाँ पे हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट की राज खुशी के सिवा वहाँ पे इन्फोर्स कराए, तो वो स्टेट लायबल होगी ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ के, मतलब उसने इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है तो उसके लिए लायबल होगी। नंबर 3 पे आते हैं जुडिशल जुरिस्डिक्शन। जुडिशल जुरिस्डिक्शन इज द कैपेसिटी ऑफ कोर्ट ऑफ ए स्टेट टू ट्राई लीगल केस। ए स्टेट हैज एन एक्सक्लूसिवली अथॉरिटी टू क्रिएट कोर्ट्स एंड असाइन देयर जुरिस्डिक्शन एंड टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। इट कैन नॉट बी बाय एनी मीन्स अल्टर्ड द वे इन विच फॉरेन कोर्ट्स ऑपरेट, ठीक है। तो जुडिशल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी कोर्ट की जो कैपेसिटी होती है, वो लीगल केसेस जो चलाते हैं वो अपनी मतलब के जुडिशल जुरिस्डिक्शन वो अपनी स्टेट के अंदर ही चलाएगी। जुरिस्डिक्शन के मतलब कि आप जो अगर कोई भी कोर्ट बनाते हैं तो क्रिएट कोर्ट एंड असाइन देयर जुरिस्डिक्शन, ठीक है, एंड ले डाउन प्रोसीजर टू बी फॉलोड। तो उसको ऐसे तो उसका ही जो स्टेट का प्रोसीजर होगा वही फॉलो किया जाएगा। इट कैन नॉट बी बाय मीन्स अल्टर द वे इन विच फॉरेन कोर्ट्स ऑपरेट। तो ऐसा आप वे नहीं बनाएंगे, मतलब कि ऐसा नहीं करेंगे जो जैसे कि फॉरेन कोर्ट बन रही है तो आप ऐसे बनाएं। तो आप अपने ही कानून और कायदे बनाएंगे, अपनी ही कोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो नंबर 5 पे आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन में हम पढ़ेंगे नंबर 1 पे है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, नंबर 2 पे है नेशनलिटी जुरिस्डिक्शन, नंबर 3 पे है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स, नंबर 4 पे है यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल। तो हम आते हैं टेरिटोरियल प्रिंसिपल्स पे। नंबर 1 पे अकॉर्डिंग टू द टेरिटोरियल प्रिंसिपल्स स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिवली अथॉरिटी टू डील विद क्रिमिनल इशू अराइजिंग विद इन टेरिटरीज। तो किसी भी स्टेट की टेरिटरी में अगर कोई क्रिमिनल एक्ट या क्रिमिनल इशू अगर अराइज होता है तो उस स्टेट को एक्सक्लूसिवली पावर है कि उस एक्ट उसको जो अराइज हुआ है क्रिमिनल इशू तो उसको डील करे, उसको एक्सक्लूसिवली पावर है। तो दिस प्रिंसिपल्स हैव मॉडिफाइड टू परमिट ऑफिशियली फ्रॉम वन स्टेट टू एक्ट विद इन एन अदर स्टेट्स इन सर्टेन सर्कमस्टेंस। तो इस प्रिंसिपल्स को चेंज भी किया सकता है सर्टेन मतलब कि अगर परमिशन ले तो एक स्टेट दूसरी स्टेट से परमिशन ले तो कुछ हालात में ये एक्ट मतलब कि आप किसी और कंट्री की टेरिटरी में जा सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे है कंडक्ट दैट होली और सब्सटेंशियल पार्ट टेक प्लस विद इन इट्स टेरिटरी। अगर मतलब कि उसका कुछ हिस्सा या जो उसकी टेरिटरी है उसमें टेक प्लेस कर ले। द स्टेटस ऑफ पर्सन और इंटरेस्ट इन थिंग्स प्रेजेंट विद इन इट्स टेरिटरी। अगर उसका मतलब यहाँ पे जो पर्सन शो कर रहा है वो शो कर रहा है स्टेट को, तो अगर एक स्टेट का दूसरी स्टेट में कोई इंटरेस्ट है तो वहाँ पे भी वो टेक प्लेस कर सकती है। और नंबर 3 पे है कंडक्ट आउटसाइड इट्स टेरिटरी दैट हैज़ और इंटेंडेड टू हैव सब्सटेंशियल इफेक्ट विद इन इट्स टेरिटरी। अगर किसी इसकी सब्सटेंशियल इफेक्ट है इसकी टेरिटरी में तो वो आउटसाइड भी जा सकता है टेरिटरी, मतलब किसी और टेरिटरी में जा सकता है उसकी
परमिशन से, ठीक है। तो परमिशन देगी तो उसके स्टेट में जा सकते हैं हम, मतलब कि टैग प्लेस कर सकते हैं। नंबर 2 है नेशनलिटी प्रिंसिपल। द नेशनलिटी प्रिंसिपल्स हैज़ द इफेक्ट ऑफ अलाउइंग सॉवरेन टू अडॉप्ट लॉज। तो नेशनलिटी प्रिंसिपल्स में मतलब कि ये आपको अलो किया जाता है कि आप लॉज अडॉप्ट करें दैट मेक इट ए क्राइम फॉर अ नेशनल टू एंगेज इन कंडक्ट दैट इज नॉट इलीगल इन द प्लेस वेयर कंडक्ट इज परफॉर्म। अगर जहाँ पे इसने कोई भी परफॉर्म किया एक्ट तो वहाँ पे इलीगल नहीं, अगर वहाँ पे जो नेशनलिटी प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो इलीगल है तो ऐसे हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, उनको क्राइम फॉर इट्स नेशनल टू एंगेज, ठीक है। तो उसको हम क्राइम बोल सकते हैं नेशनलिटी प्रिंसिपल्स के हिसाब से। तो आगे चलते हैं। द नेशनलिटी प्रिंसिपल्स परमिट ए कंट्री to exercise criminal jurisdiction over any its nationals or entities accused or criminal offense in another state। तो नेशनलिटी प्रिंसिपल्स में ये उसको परमिशन दी गई है कि एक कंट्री को टू एक्सरसाइज क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ओवर एनी ऑफ इट्स नेशनल और एंटिटीज अक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इन अदर स्टेट। अगर कोई भी अक्यूज़ मतलब कि किसी और कंट्री में वो एक ऑफेंस है तो वहाँ आपको भी परमिशन है कि नेशनलिटी प्रिंसिपल उसको परमिशन देता है कि आप उसको क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है मतलब कि नेशनलिटी प्रिंसिपल्स में आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपके मतलब के कंट्री में वो परमिशन नहीं है कि ये इलीगल एक्ट नहीं है तो आप मतलब कि आप उसे नेशनलिटी प्रिंसिपल्स में अगर वो इलीगल एक्ट है तो आप उसको इलीगल एक्ट ही बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल है अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेन कुड मेक इट क्राइम फॉर इट्स नेशनल टू गैम्बल, ठीक है। तो अंडर प्रिंसिपल्स सॉवरेनिटी के अंदर मतलब के प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेन कुड मेक इट ए क्राइम फॉर नेशनल टू गैम्बल। तो अगर गैम्बल के लिए वो क्राइम है और इफ़ बॉम्ब वन ऑफ द सॉवरेन नेशनल गोज टू जैम्सिया एंड गैम्बल्स, अगर हम इस बॉम्ब के अगर बॉम्ब में इफ़ बॉम्ब वन ऑफ द सॉवरेन नेशनल, ठीक है, वो एक सॉवरेन नेशनल है मतलब के गोज टू जैम्सिया एंड गैम्बल्स, वो जहाँ पे जाते हैं नॉट विद अंडरस्टैंडिंग दैट गैम्बलिंग इज़ परफेक्टली लीगल इन जैम्सिया, तो उसको जमसिया में परफेक्टली उसको लीगल नहीं माना जाता। बॉम्ब हैज़ कमिटेड ए क्राइम इन हिज कंट्री एंड सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन, और बॉम्ब ने क्या किया, वो कमिट किया उसने क्राइम इन कंट्री में इन हिज कंट्री एंड सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन, वो मतलब वो प्रोसिक्यूशन मतलब क्या वो उसका सब्जेक्ट हो गया कि वो प्रोसिक्यूशन चले उसके ऊपर। तो मतलब कि आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि एक स्टेट में एक अगर कोई एक्ट करते हैं वो क्राइम है और दूसरी स्टेट में एक नहीं करते, मतलब कि वो क्राइम है तो वो उसी स्टेट के हिसाब से चलेगा जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम आते हैं इन प्रैक्टिस हाउएवर दिस प्रिंसिपल्स इज अप्लाइड इन दोज केसेस वेयर द एक्ट ऑफ पर्सन व्हिच टेक प्लेस। जहाँ पे भी किसी पर्सन का जो एक्ट है वो जहाँ पे टैक्स प्लेस करता है तो ये एक्ट वहीं पे अप्लाई होता है। अबॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्राइम अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। अगर कोई मतलब के बंदा बाहर जाके ऐसा कोई क्राइम करता है, मतलब अबॉर्ड मीन्स दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे क्राइम करता है, तो सच ए प्लॉट टू थ्रो ए गवर्नमेंट ट्रीजन स्पॉइनेज एंड फॉर्गिंग ए करेंसी इकोनॉमिक क्राइम एंड ब्रेकिंग इमिग्रेशन लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये सब क्राइम है। ये यहाँ पे आया है ट्रीजन, मतलब कि आप अपनी ही कंट्री को आप ऐसे करें कि अगर यहाँ वहाँ पे जाके आप उसके एनिमी से मिल जाएं, जहाँ पे आप दूसरे कंट्री में जाके आप उसकी एनिमी तरीके से आप उसको ट्रीजन करें। और स्पॉइन हम स्पॉइनेज बेल बोलते हैं, जैसे हम बोलें कि आप की जो सीक्रेट एजेंसी है किसी और कंट्री की, तो आप उसकी सीक्रेट एजेंसी में जाके उसकी एजेंसी की जो सीक्रेट्स हैं, राज हैं, वो
आप खोल दें तो वो इन स्पॉइनेज हो गया। और फॉर्गिंग ऑफ करेंसी, फॉर्गिंग ए करेंसी मीन्स करेंसी अगर आपको वहाँ से चुराना। और नंबर 3 पे इकोनॉमिक क्राइम्स हैं या ब्रेकेज ऑफ इमिग्रेशन लॉज। इमिग्रेशन लॉज बोलते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हम वीज़ा बना के जाते हैं, विदाउट वीज़ा हम जाएं तो वो इमिग्रेशन ऑफ लॉज हो गया। दिस प्रिंसिपल्स इज ऑफन यूज्ड इन ट्रीटीज प्रोवाइडिंग फॉर मल्टी जुरिस्डिक्शन। तो ये प्रिंसिपल्स यूज होते हैं ट्रीटीज़ में, jurisdiction grounds within regards specific crimes such as 1979 hostage convention and 19 hostage convention and the 1970 हेग्यू एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग कन्वेंशन। तो अब आज हम आते हैं हेग्यू एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग पे। तो इस हेग्यू हाईजैकिंग जो कन्वेंशन है, इसमें पहले तो जो हाईजैकिंग बहुत बढ़ती जा रही थी, मतलब कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ हाईजैकिंग। ठीक है, तो वहाँ पे क्या नंबर ऑफ हाईजैकिंग इंसिडेंट बढ़ रहे थे और इंक्रीज डेंजर अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ फ्लाइट्स। ठीक है, तो जो फ्लाइट्स थी उनकी जो सेफ्टी में वो भी एक ख़तरनाक बन सकती थी, मतलब कोई उनकी सेफ्टी नहीं की जा रही थी, वो उनकी जो मतलब कि उनको नुकसान था। तो इन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाई, उसमें इन्होंने एक पार्टिकुलरली बिफोर ICAO। ठीक है, ICAO का मतलब होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए इन्होंने क्या किया, इमिग्रेशन पे अमल कराया, मतलब कि इमिग्रेशन में हाईजैकिंग पे। हाईजैकिंग क्या था कि हाईजैकिंग बहुत हो रही थी, मतलब कि क्राइम बढ़ रहे थे हाईजैकिंग क्या। तो इन्होंने क्या किया, एक मेयर्स लिए इन ICAO बनाया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने ये बनाया, ये इसको टोक्यो कन्वेंशन भी कहा जाता है 1960। तो इस टोक्यो कन्वेंशन ने इन्होंने कुछ मेयर्स ली, मतलब कि टोक्यो कन्वेंशन भी इनका आगे नहीं चल पाया, इसको भी टोटली निगलेक्ट कर दिया। तो इन्होंने कुछ मेयर्स लिए और इन्होंने एक मतलब कि और कन्वेंशन बनाने का तरीका सोचा। तो इन्होंने एक मेयर्स लिए कि आप ऐसे करते हैं, जो हाईजैकर्स हैं उनको डिटेरिएंट पनिशमेंट देते हैं, मतलब कि ऐसी पनिशमेंट किया वो आगे चल के सुधर जाए। तो इन्होंने ICAO कमेटी बनाई, उस कमेटी में इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, किसकी, लीगल सब कमेटी की कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में जो कॉन्फ्रेंस कॉल्ड हुई वो हुई थी 1970 में, मतलब कि कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन जो कन्वेंशनल फाइनली अडॉप्टेड, इसमें जो कन्वेंशंस थी वो फाइनली अडॉप्ट की गई थी। उस कन्वेंशन को हम जो बोलते हैं नोन एज हेग्यू कन्वेंशन। तो उस हेग्यू कन्वेंशन 1970, इस कन्वेंशन का जो मतलब था कि आप हाईजैकिंग जो करते हैं हाईजैकर्स, तो उनको हाई ट्रीजन दी जाए, पनिशमेंट किया जाए। तो ये इन्फोर्स हुआ 14 अक्टूबर 1971 में ये इन्फोर्स हो गया। तो ये थी हेग्यू कन्वेंशन। अभी हम आगे चलते हैं कि हेग्यू कन्वेंशन के बाद क्या है। तो हेग्यू कन्वेंशन के बाद हम आते हैं नंबर 4 पे, यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल्स। ए स्टेट्स हैज़ जुरिस्डिक्शन। तो हर स्टेट को अपना जुरिस्डिक्शन होती है टू डिफाइन एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, उसके ऊपर पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब कराना और डिफाइन करना फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ नेशन एज यूनिवर्सल कंसर्न्स सच एज पायरेसी आ गई, स्लेव ट्रेड आ गई, अटैक्स ऑन हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, जीनोसाइड, वार क्राइम्स एंड पर सर्टेन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। तो हर किसी मतलब कि स्टेट को उसकी जुरिस्डिक्शन होती है कि वो पनिशमेंट उन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करे। तो जैसे कि हो गई पायरेसी, हो गई स्लेव ट्रेड, हो गई मतलब कि गुलामी वगैरह के हिसाब से, और अटैक्स हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट जो मैंने अभी बयान किया, और जीनोसाइड आ गई, मतलब हिंदू मुस्लिम के अंदर में कोई झगड़ा हो जाए तो उनकी जीनोसाइड पे मतलब कि चले जाएं हम, क्या हम हिंदू को मार देंगे, आप मुसलमान को मार देंगे, तो ऐसे हिसाब है। वार क्राइम्स आ गई, और एंड परहैप्स सर्टेन एक्ट्स टेररिज्म, मतलब कि ऐसे एक्ट कोई जैसे कि दहशतगर्दी के कैसे मतलब कि एक्ट्स हो गए इसी तरह। तो सेकेंड वर्ल्ड वार से के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन हैज़ बीन यूनिवर्सली रिकग्नाइज। तो यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन को रिकग्नाइज किया गया और सर्टेन एक्ट्स
कुछ ऐसे एक्ट्स जैसे कि एक्ट्स कंसीडर एज इंटरनेशनल क्राइम, जिनको कंसीडर किया गया इंटरनेशनल क्राइम। तो यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल्स पे हम आते हैं नंबर 4 पे। इंटरनेशनल क्राइम्स आर दोज क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो यूनिवर्सल क्राइम या इंटरनेशनल क्राइम हम उसे बोलते हैं कि वो क्राइम्स जो अगेंस्ट हो इंटरनेशनल कम्युनिटी के, तो उनको हम इंटरनेशनल क्राइम को बोलते हैं। एज अ होल आर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज, तो वो क्या करें, इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करें एंड पनिशेबल अंडर इट, तो उस मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर ही उसको पनिशमेंट किया जाए। सच एज वार क्राइम हो गई, क्राइम अगेंस्ट स्पेस और क्राइम अगेंस्ट पीस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गई। पीस मतलब कि पीस के खित्ते को तबाह करना, और जो क्राइम्स हो गए अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब कि ह्यूमन राइट्स को डिप्राइव करना। इन रिसेंट ईयर्स क्राइम सच एज हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स, तो एयरक्राफ्ट्स की हाईजैकिंग बहुत होती है, तो नाउ एडेज ये बहुत बढ़ गई है। In recent years, crimes such as hijacking of aircrafts, violation of human rights, and terrorism have been added to list of international crime। तो ये एक बहुत बड़े क्राइम हो चुके हैं, मतलब कि ह्यूमन राइट्स को वायलेशन करना, टेररिज्म है, और एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग, ये बहुत बड़े मतलब कि इंटरनेशनल क्राइम्स बढ़ चुके हैं। टुडे अंडर द यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल्स ईच स्टेट एंड एवरी स्टेट हैव जुरिस्डिक्शन, हर स्टेट को मतलब कि अपनी जुरिस्डिक्शन है ओवर एनी ऑफ इंटरनेशनल क्राइम्स, किसी भी इंटरनेशनल क्राइम पे अंदर कमिटेड बाय एनीवन इन एनीवेयर, तो जहाँ पे भी कहाँ पे भी ये जो क्राइम्स होते हैं, तो हर स्टेट की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। तो मतलब कि हम आते हैं अभी 6 नंबर पे, इम्यूनिटी फ्रॉम जुरिस्डिक्शन। नंबर 1 है सॉवरियन इम्यूनिटी, नंबर 2 है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, और नंबर 3 है काउंसिलर इम्यूनिटी, नंबर 4 है इम्यूनिटी ऑफ। तो अभी आते हैं हम नंबर 1 पे, सॉवरियन इम्यूनिटी। इन इंटरनेशनल लॉ सॉवरियन इम्यूनिटी रिफर्स टू लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो इंटरनेशनल लॉ में सॉवरियन इम्यूनिटी रिफ़र करती है कि ऐसे लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिटरमाइनिंग द कंडीशंस अंडर which state may claim exemption from the jurisdiction of another state। तो अगर क्या करती है, एक स्टेट दूसरी स्टेट के मुखालिफ जाके मतलब बोलती है कि ये मेरी स्टेट के जो जुरिस्डिक्शन में कोई दखल अंदाजी कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करती है, क्लेम करती है किसके हिसाब से, फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर स्टेट। तो दूसरी स्टेट के जो जुरिस्डिक्शन है उस पर क्लेम करती है कि ये जुरिस्डिक्शन में आ रही है या मेरी जुरिस्डिक्शन है, तो ऐसे सॉवरेन इम्यूनिटी में। सॉवरेन इम्यूनिटी इज द क्रिएशन ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो सॉवरेन इम्यूनिटी किसकी क्रिएशन है, क्रिएट करती है क्या है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, एंड ड्राइव्स फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसको कहाँ से ड्राइव किया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इक्वलिटी ऑफ सॉवरेन स्टेट, और इक्वलिटी ऑफ सॉवरेन स्टेट से ड्राइव किया गया है इसको। सिंस स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट एंड लीगली इक्वल, तो स्टेट्स क्या है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो लीगली तौर पे इक्वल है। नो स्टेट में एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओवर अनदर स्टेट, तो कोई भी स्टेट अपनी जुरिस्डिक्शन किसी और स्टेट के ऊपर नहीं एक्सरसाइज कर सकती विदाउट इट्स कंसेंट, उसकी मर्ज़ी के बावजूद, मतलब उसकी मर्ज़ी नहीं है तो उसके मर्ज़ी के बिना वो वहीं पे नहीं कर सकती, जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकती उसकी। ठीक है, तो मतलब अगर एक स्टेट की मर्ज़ी नहीं है कि आप मेरी स्टेट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आए, तो और दूसरी जो स्टेट है उसके जुरिस्डिक्शन में उसको क्या करी, एक्सरसाइज नहीं कर सकती उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट। ठीक है, इट इज़ द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ ने कुछ लिमिटेशन इम्पोज कर दी है अपॉन सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। जो स्टेट सॉवरेनिटी स्टेट है, मतलब कि स्टेट की जो सॉवरेन स्टेट होती है खुद मुख्तियार, तो उनके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ की। तो नंबर 1 पे आते हैं सॉवरेन इम्यूनिटी में, ऑल्दो रूल्स ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी फ्रॉम पार्ट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो जो रूल्स ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी है वो क्या करते हैं, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का एक पार्ट बनाती हैं। टुडे दे आर इनकॉर्पोरेटेड आइदर इंटरनेशनल ट्रीटीज सच एज द 1972 यूरोपियन कन्वेंशन ऑन स्टेट इम्यूनिटी। तो ये जो इनकॉर्पोरेटेड जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जैसे कि 1972 यूरोपियन कन्वेंशन स्टेट इम्यूनिटी,
इन इंटरनेशनल स्टेट्यूज ऑफ सर्टेन स्टेट सच एज, जैसे कि 1976 यूएस फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटी एक्ट। तो ये एक्ट्स हैं, एक्ट्स मीन्स पार्लियामेंट ने पास की। ये पार्लियामेंट किसकी? यूएस की पार्लियामेंट ने, जो 1976 का जो फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटी का एक्ट है वो यूएस की पार्लियामेंट ने पास किया। और जो 1978 का जो है यूके स्टेट इम्यूनिटी एक्ट है, ये किसने पास किया? ये यूके की स्टेट ने, तो पार्लियामेंट ने। तो ये दोनों एक्ट हैं, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप ये एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे पढ़े होंगे। नंबर 2 पे आते हैं हम, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ पे। द रूल्स ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आर द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड अनकंट्रोवर्शियल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी के जो रूल्स हैं वो क्या हैं? अनकंट्रोवर्शियल मीन्स उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी नहीं होती इंटरनेशनल लॉ में। दे आर इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड एफिशिएंट कंडक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे से बिटवीन स्टेट के मतलब के रिलेशंस काम करते हैं एक दूसरे के बीच में, दो स्टेट्स। मतलब कि यहाँ पे बयान कर रहा है कि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है वहाँ पे दो अगर एक कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेटिक हैं, मतलब के दो कंट्री है, उनके जो रूल्स और रेगुलेशन एक जैसे होंगे और जो लॉस है उनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। प्रायर ऑफ द 1961 वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो ये भी वियना कन्वेंशंस भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे था, डिप्लोमेटिक लॉज था। स्पेशली प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी वर बेस्ड अपॉन कस्टम। तो ये प्रिविलेजेस जो इम्यूनिटी है वो किस पे बेस करती है? वो करती है कस्टम्स पे, एज वेल एज कंटेन बायलैटरल ट्रीटीज एंड नेशनल स्टेटस। तो ये किस पे? एज वेल एज कंटेन ऑन बायलैटरल ट्रीटीज पे एंड नेशनल स्टेटस पे। ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स पे भी मतलब के बेस्ड करती है, और बायलैटरल कंट्रीज पे मतलब के बायलैटरल जो मतलब ट्रीटीज़ बनाते हैं उस पे भी ये बेस्ड करती है। Nowadays most of the modern law diplomatic immunity contained in 1960। तो अभी के जो किस्म के जो मॉडर्न लॉ हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के, कंटेंड इन 1961 वियना कन्वेंशन ऑन डोमेस्टिक रिलेशन। तो डोमेस्टिक जो वियना कन्वेंशन थी 1960 की, उस पे ही मतलब के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते हैं उस कन्वेंशन के हिसाब से, विच बोथ कोडिफाइड एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉ एंड एस्टेब्लिश्ड अदर। तो वो क्या करती हैं? उनने वियना कन्वेंशन के मतलब के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तहत ही उसके जो कोडिफाइड एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉ हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के हिसाब से मतलब के। तो नंबर 2 पे आते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पे। अंडर द कन्वेंशन ए डिप्लोमेटिक एजेंट, जो डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं मतलब के फॉरेन का जो अगर कोई एजेंट हमारे इस कंट्री में रहता है तो वो हो गया डिप्लोमेटिक एजेंट, और द हेड ऑफ द मिशन एंड एनी मेंबर ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ ऑफ द मिशन। तो ये क्या होते हैं? हेड ऑफ मिशन होते हैं या मेंबर होते हैं डिप्लोमेटिक स्टाफ के, मिशन के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम डिप्लोमेटिक एजेंट बोलते हैं। एंजॉयज कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। तो ये क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं? एंजॉय कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की इम्यूनिटी उनको एंजॉय करते हैं ऑन द रिसीविंग स्टेट। आल्सो ही एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम इट्स सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन। तो ये सिविल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर भी एंजॉय करते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रियल एक्शन रिलेट्स टू प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन रिसीविंग स्टेट। तो उसकी जो एक्सेप्ट इन केस ऑफ रियल एक्शन, तो इसका जो रियल एक्शन मतलब कि इन केस ऑफ रियल एक्शन रिलेट्स टू प्राइवेट मूवेबल प्रॉपर्टी। तो उनकी जो प्राइवेट मूवेबल प्रॉपर्टी होती है सिचुएटेड विद इन रिसीविंग स्टेट, तो वो क्या करती है? उस रिसीविंग अगर स्टेट में उनकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गए ऐसे मना गुड्स जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। एक्शन रिलेटेड सक्सेशन मैटर इन विच ही इन्वॉल्व एज ए प्राइवेट पर्सन। तो ये सक्सेशन मैटर में इनको क्या किया गया? एक प्राइवेट पर्सन की तरह इनको इन्वॉल्व किया जाएगा। एंड एक्शन रिलेटेड टू प्रोफेशनल एंड और कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो उनको कैसे? प्रोफेशनल एंड एक्शन रिलेटेड टू प्रोफेशनल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। तो उनको प्रोफेशनल और कमर्शियल एक्टिविटीज़
के एक्शन से रिलेटेड किया जाएगा इन द रिसीविंग स्टेट आउटसाइड इज ऑफिशियल फंक्शन। तो मतलब कि यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में आते हैं, तो जो डिप्लोमेटिक जो मतलब ऑफिसर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब कि डिप्लोमेटिक के जो क्रिमिनल साइड हो गया, मतलब अगर क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है या सिविल जुरिस्डिक्शन है या एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है, तो वहाँ पे भी इंजॉय करते हैं ये, ठीक है। काउंसुलर इम्यूनिटी, ए काउंसुलर ऑफिसर लाइक ए डिप्लोमेटिक एजेंट रिप्रेजेंट स्टेट्स इन द रिसीविंग स्टेट। तो वो डिप्लोमेटिक जो एजेंट होते हैं जो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं रिसीविंग स्टेट। हाउएवर अनलाइक ए डिप्लोमेटिक एजेंट, ठीक है, वो डिप्लोमेटिक एजेंट की तरह नहीं होते। ही इज़ नॉट कंसर्न विद पॉलिटिकल रिलेशन, ये पॉलिटिकल रिलेशंस भी कंसर्न नहीं होते बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। टू स्टेट्स की जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व नहीं होते, बट विद ए वैरायटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, पर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन उनके मतलब किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, सच एज इशूइंग वीज़ा, ठीक है, एंड पासपोर्ट। तो अगर कोई वीज़ा का वीज़ा या पासपोर्ट का कोई मसला हो गया, तो वहाँ पे भी ये मतलब कि इनका ये भी काम होता है कि ये वीज़ा का इशू हल करें और पासपोर्ट का लुकिंग आफ्टर द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। तो ये कमर्शियल स्टेट्स के जो क्या होते हैं इंटरेस्ट होता है कमर्शियल, मतलब कि लुक आफ्टर द कमर्शियल इंटरेस्ट, तो ये कमर्शियल इंटरेस्ट पे भी लुक आफ्टर करते हैं ऑफ हिज स्टेट एंड assisting the nationals of his state in distress. Thus he is not granted the same degree of immunity from jurisdiction as a diplomatic agent। तो अगर उनके मतलब कि दिस इज़ नॉट ग्रांटेड द सेम डिग्री, तो इनको एक सेम डिग्री नहीं ग्रांट की जाती ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम जुरिस्डिक्शन एज अ डिप्लोमेटिक एजेंट, जैसे डिप्लोमेटिक एजेंट को होती है, ठीक है। तो इनको ऐसी मतलब कि डिग्री नहीं है, मतलब इनका इतना वो वर्क नहीं परफॉर्म कर सकते जैसे कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट करते हैं। ये सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट पे लुक आफ्टर करते हैं। नोटेबली नाउ ए डेज मैनी स्टेट्स कंबाइन इट्स डिप्लोमेटिक एंड काउंसुलर सर्विस। तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जो काउंसुलर सर्विस पे या डिप्लोमेटिक तौर पे वो क्या एक दूसरे से मिली जुली हुई हैं। दस ए पर्सन हु एक्ट्स सिमिल्टेनियसली एज a diplomatic and consular enjoys diplomatic immunity। तो this a person who acts simultaneously as a diplomatic, तो ऐसा कोई शख्स जो डिप्लोमेट की तरह काम परफॉर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है, एंड काउंसिल एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, या वो डिप्लोमेटिक एजेंट को इम्यूनिटी को एंजॉय कर रहा है तो कर सकता है। नंबर 3 है काउंसुलर इम्यूनिटी। अंडर द 1963 वियना कन्वेंशन ऑन द काउंसुलर रिलेशन। तो काउंसुलर रिलेशन पे जो वियना कन्वेंशन है 1963 का, काउंसुलर ऑफिसर, काउंसुलर ऑफिसर को क्या बोलते हैं, द हेड ऑफ काउंसुलर पोस्ट। तो क्या होता है, हेड ऑफ काउंसुलर पोस्ट होता है, एंड पर्सन इंटरेस्टेड टू एक्सरसाइज काउंसुलर फंक्शन। तो कोई भी शख्स मतलब कि जो इंटरेस्टेड मतलब कि वो जो उसको लेके काउंसुलर फंक्शंस को लेके वो मतलब कि बोलता है कि मैं ये काउंसुलर फंक्शन करूँगा, तो वो भी आ सकता है यहाँ पे। इज़ इम्यून फ्राम द अरेस्ट और डिटेंशन पेंडिंग ट्रायल एक्सेप्ट इन केस ऑफ ग्रेव क्राइम। तो अगर मतलब कि उन फंक्शंस में अगर कोई काउंसुलर इम्यूनिटी के अगर उस फंक्शन में कोई ऐसी गड़बड़ कर देता है, तो उसको क्या इम्यून अरेस्ट एंड डिटेंशन पेंडिंग, तो ट्रायल उसकी जो पेंडिंग ट्रायल में है, मतलब कि उनकी ट्रायल चलेगी, उस पर अरेस्ट किया जाएगा उसे ऑन ग्रेव क्राइम एंड परस्यूएंट टू डिसीजन बाय द कॉम्पिटेंट जुडिशियल अथॉरिटी। तो वहाँ की जो कॉम्पिटेंट जुडिशियल अथॉरिटी होगी, मतलब कि जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है उसके हिसाब से चलेगा। तो प्रोसीडिंग मस्ट बी कंडक्टेड इन ए मैनर, तो ऐसे मैनर में चलेगी दैट रिस्पेक्ट इन ऑफिशियल पोजीशन, तो वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन में ही रहेगा। नॉट डज हैम्पर द एक्सरसाइज ऑफ काउंसुलर फंक्शन, उसको उस फंक्शन से मतलब कि डिप्राइव नहीं किया जाएगा। एंड विद द मिनिमम डिले, उसमें थोड़ी सी डिले कर सकते हैं पर उसके ओहदे से नहीं हटा सकते, ठीक है, जब तक उसकी प्रोसीडिंग चलेगी। तो नंबर 4 पे आते हैं, इम्यूनिटी ऑफ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द होस्ट स्टेट एंड
स्पेसिफिक द स्कोप ऑफ इम्यूनिटी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटर हो सकती है एग्रीमेंट में, होस्ट स्टेट्स के एग्रीमेंट में इंटर हो सकती है स्पेसिफिक स्कोप ऑफ इम्यूनिटी। तो उस वहाँ पे कोई इम्यूनिटी का कुछ स्पेसिफिक स्कोप है। तो इम्यूनिटीज आर एसोसिएटेड विद द पर्पसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इम्यूनिटी का जो एसोसिएट होंगी वो कौन से पर्पस के लिए होगी, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए होगी। एंड इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे इंक्लूड किया जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स। तो इंक्लूड, तो वहाँ पे ये इंक्लूड किए जाएंगे। उनमें है कौन से मेंबर होंगे, जो टैक्सेस इमिग्रेशन कंट्रोल। तो जो इमिग्रेशन करते हैं उनके जो ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उन पे कंट्रोल करना, और मिलिट्री सर्विस इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसेस है। तो मिलिट्री सर्विस की जो इम्यूनिटी होती है लीगल प्रोसेस एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। वहाँ पे जो लीगल प्रोसेस हैं, जो क्रिमिनल अगर कहाँ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन करते हैं तो वहाँ पे भी मिलिट्री सर्विस से इम्यूनिटी होती है। और नंबर 3 पे है प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर द पर्पज ऑफ इम्यूनिटी ग्रांटेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्योरली फंक्शन। तो इसका क्या इसका जो पर्पज़ क्या है वो है पर्पज ऑफ इम्यूनिटी ग्रांटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्योरली फंक्शन। तो वो क्या करेगी, प्योरली फंक्शन परफॉर्म करेगी। इम्यूनिटी इज रिगार्डेड एज अ फंक्शनली नेसेसरी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। तो उनका जो मकसद मतलब के होंगे, जो मकासद होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको फुलफिल मतलब कि उनको फुलफिलमेंट करना, ठीक है। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ सॉवरेंटी एज इन द केस ऑफ state except in only indirectly when aiming to protect interest of the chamber state of the organization। तो मतलब कि ये उनके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के वो फुल करेंगे, और जो किसी भी मतलब के रिफ्लेक्शन ऑफ जाती है सॉवरेंटी, इफ़ इट इज़ नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ सॉवरेंटी, जो ये खुद मुख्तियारी की एक रिफ्लेक्शन नहीं है। इट इज़ इन द केस ऑफ स्टेट एक्सेप्ट ऑफ ओनली इनडायरेक्टली व्हेन एमिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। तो उनका क्या एम होगा, इंटरेस्ट एमिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके मेंबर के जो स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे उनके प्रोटेक्ट करना इनका मेंबर होगा। कौन सी, मिलिट्री, इमिग्रेशन, इम्यूनिटी, लीगल प्रोसेस जो होते हैं और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन पे। तो उनका जो मिलिट्री का जो काम होगा वो होगा उन मेंबर की प्रोटेक्शन करना। तो नंबर 4 पे आते हैं इम्यूनिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन द 1975 वेनी कन्वेंशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन देयर रिलेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल करेक्ट चार्टर। तो 1975 का जो वियना कन्वेंशन था वो था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द रिलेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो रिप्रेजेंटेटिव के स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जो रिलेशन था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल चार्टर में। तो दिस ट्रीटी अप्लाइज टू रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये ट्रीटी जो अप्लाई हो रही थी वो रिप्रेजेंटेटिव पे हो रही थी ऑफ द स्टेट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में थे ऑफ यूनिवर्सल का चार्टर, रिस्पेक्टिवली ऑफ व्हाट और नॉट whether or not there are diplomatic relation between sending state and host state। तो जो स्टेट जो उनके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे जो उन्होंने सेंड किए थे, या स्टेट की जो होस्ट स्टेट हैं उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वहाँ पे भी ट्रीटीज़ अप्लाई करेगी रिप्रेजेंटेटिव पे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगले लेक्चर हमारे देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है आवर टीम लॉ ट्यूटर, वो आप सब्सक्राइब करें। तो हमारा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मतलब कि सब्सक्राइब करें।